अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया वादा। सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक। सीएम ने टीम 9 को तीसरी लहर से निपटने के दिए दिशा निर्देश। कहा बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें, जांच के बाद इस विषय पर होगी कार्रवाई। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। 2 महीने बाद 16 जून को खुलेगा ताजमहल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी की अधिसूचना। कोरोना संक्रमण के चलते 16 अप्रैल से था बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। यूपी में 15 जून से घर घर बच्चों को मेडिकल किट पहुंचाने का अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड मैनेजमेंट के लिए गठित टीम 9 को निर्देश दिया कि इस अभियान की सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश का मौसम आ रहा है और इस मौसम में जिस तरीके से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, यह समय इन्फेक्शन का होता है ताकि बीमारियों से लोग बचें, इसीलिए सभी को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिलों में खास सावधानियों की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। 15 जून से बच्चों के लिए उपयोगी दवाइयों की किट घर घर भेजे जाने का विशेष अभियान शुरू हो रहा है और इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में हैं। वो राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल हो रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की आज दूसरी बैठक हुई। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने अन्य लोगों के साथ में 13 जून को सुबह तकरीबन 9:30 बजे से 10:30 बजे तक राम मंदिर नींव का निरीक्षण किया और आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे दिन बैठक हुई। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा L&T व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी है। मंदिर निर्माण का काम तेज गति से जारी है। राम मंदिर निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें कि क्या करना है। जांच के बाद इस विषय पर कार्रवाई होगी। ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी। दोषी ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या सर ऐसे लोग मंदिर। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र ने शनिवार को हजूराबाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्य विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय में सुबह 11 बजे अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद सोमवार यानी कि आज उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की तेलंगाना इकाई के प्रभारी तरुण चुग ने शुक्रवार को ही संकेत दे दिया था कि राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल हो गए।
दक्षिण भारत का बहुत बड़ा चेहरा इटाला राजेंद्र जी का दक्षिण में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। यूपी कैबिनेट के मंत्री इस समय अपनी बैठक की ब्रीफिंग कर रहे हैं। फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और इसकी जो भूमि है वो शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग से निःशुल्क लोक निर्माण विभाग को दिया जा रहा है और ये 20.17 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। हाँ, 1.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनेगा। ये जो जमीन है उसका अभी जो प्रेस नोट उसमें दे देंगे आपको। जो अगला एक बिंदु है वो जनपद शहर के अंदर विधानसभा है अनूप शहर, उसके अंदर भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। ये भूमि जो है ये नगर पालिका की है और निःशुल्क परिवहन विभाग को दिया जा रहा है। यहाँ भी बस स्टेशन बनाने की है और इसके अंदर 0.236 हेक्टेयर जमीन जो है वो दी जाएगी और इसके आधार पर जो एस्टिमेट्स बनेंगे तो वहाँ पे बस स्टेशन का फिर निर्माण किया जाएगा। ये व्यक्तिगत मुझे भी बड़ी खुशी है इसके बारे में बताते हुए, क्योंकि मेरी खुद विधानसभा का है और 284 करोड़ की लागत का आज 2 प्रोजेक्ट्स वहां पे दिए गए हैं मंत्रिमंडल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। ये जनपद प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड के निकट सुबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन, सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, उसके बगल से एक मतलब जीटी रोड एयरपोर्ट तक की जाती है, मगर वहां पे रेलवे ट्रैक के कारण वहां पे कठिनाइयां आती हैं। तो वहां पे एक 4 लेन का एक आरओबी तैयार किया जा रहा है। वो एक प्रकार से फ्लाईओवर हो जाएगा, खाली आरओबी नहीं है, तो ये बड़ा फ्लाईओवर होगा। और फिर उसी जीटी रोड का जो वहां पे जंक्शन है वहां से एक चौफट्टा करके एक जगह है, वो कानपुर की तरफ 2 लेन फ्लाईओवर तैयार करा जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूसरा 2 लेन का होएगा जो कि गोज टुवर्ड्स कानपुर साइड जाएगा। तो वो एक ही कनेक्टिविटी रहेगी, जो जंक्शन है उससे अलग अलग कर देंगे। 284 करोड़ का ये की लागत से ये बनाया जा रहा है और इसमें रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 98 करोड़ का है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इससे जो प्रयागराज के अंदर एयरपोर्ट और कानपुर रोड जो जाम लगता था उसमें बहुत सहूलियत होगी और साथ ही साथ ये एक प्रकार से कनेक्टिविटी जो बुंदेलखंड। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को विस्तार देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। सीएम केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। आज अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व पत्रकार इसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2022 में गुजरात की सभी 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का वादा किया है। सीएम केजरीवाल ने गुजरात के एक नए मॉडल का भी वादा किया है और कहा है कि दिल्ली मॉडल अलग है और गुजरात का एक अलग मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि आप गुजरात के लोगों के मुद्दों पर राजनीति करेगी। आपको बता दें कि गुजरात में 2022 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 182 सदस्यों वाली विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 सालों से कब्जा है। और वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि गुजरात की खस्ता हालत बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ से है। केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है। गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे। अब कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से कम होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे अब पटरी आने लगी है। रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान कर दिया था और वहीं आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंदिर मार्ग के एक स्कूल का दौरा किया। बता दें कि यहां स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेश खेलने, पढ़ने और नौकरी करने जाने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो आज यहाँ पर मंदिर मार्ग के इस स्कूल में एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोगों ने शुरू किया है। इसका मकसद है कि जो बच्चे विदेश में पढ़ना जा रहे हैं या खेलने की वजह से जा रहे हैं या कोई नौकरी करने जा रहा है, उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, उनके खेलने में कोई अड़चन ना आए, उनकी नौकरी में कोई अड़चन ना आए। इसलिए ये एक स्पेशल सेंटर हमने वैक्सीनेशन का शुरू किया है, केवल उन लोगों के लिए जिनको पढ़ने या खेलने या नौकरी के लिए तुरंत विदेश जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जैसा भी लोगों की ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहले दिन ही यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। इन सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से पढ़ेंगे और वापस। खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जमीन के अंदर एक पूरी कार समा गई। इस अजीबोगरीब घटना को देखकर इस समय हर कोई हैरान है। यह घटना मुंबई के घाटकोपर इलाके की बताई जा रही है। यहां एक आवासीय परिसर में पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते सिंक होल में डूब गई। सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कार का बोनट और सामने का पहिया पहले सिंक होल में डूबता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद कार का पिछला हिस्सा भी उसमें समा जाता है। इस तरह पूरी कार सिंक होल में समा जाती है। फिलहाल इस कार को क्रेन की मदद से सिंक होल से बाहर निकाला गया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी मानसून बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान जमीन धंस गई, जिसके बाद यहां पर खड़ी एक कार पानी में डूब गई। हैरान कर देने वाली घटना। लगातार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनिवास हाउसिंग सोसाइटी की यह घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी ने प्रेस नोट के जरिए सफाई दी है। उनका कहना है कि इस घटना का बीएमसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जमीन सोसाइटी की थी और कुएं को आरसीसी के जरिए आधा ढककर इलाके को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि आज धंस चुकी है और वहां पर पार्क की गई कार उसमें डूब गई। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। अभिभावक स्पेशल बूथ 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है और कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है, जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ बनाने की कार्रवाई हुई, शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथ बना। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देश ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ।
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ है। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं, और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। हम आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाला एक शख्स कुल्फी बेचता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि गाना गाकर कुल्फी बेचकर ये शख्स जो है एल्बिनिज्म से पीड़ित है और इसलिए उसके बाल सफेद हैं। शख्स की शारीरिक बनावट ट्रंप से मिलती जुलती है। लोगों ने इस शख्स की वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। साथ ही लोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल आइसक्रीम बेचने वाले शख्स की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के साहिवाल में ये शख्स काफी मशहूर हो चुके हैं। उधर ब्राजील के साओ पाउलो में हजारों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकलने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर करीब भारतीय मुद्रा में 8,055 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बोल्सोनारो ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क बेकार है। उन्होंने कहा कि जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं वे विज्ञान में विश्वास नहीं करते। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का चालान काट दिया और पुलिस अधिकारियों की दलील दी गई है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से एचएलएल इंफ्राट्रेक सर्विसेज लिमिटेड ने दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए कोविड-19 वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने के लिए रुचि पत्र मतलब ईओआई आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने कहा कि ड्रोन को न्यूनतम 100 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 35 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना महामारी की रफ्तार पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए काफी लोग इसके लिए आवेदन भेजेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि किसी भी कीमत पर कोविड-19 पर नकेल कसी जा सके, जिसके लिए बेहतरीन मौका है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपनी इस नायाब कवायद को लेकर खासा उत्साहित है। तो देश भर में कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आ रही है और इसी को देखते हुए अब राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी आज से अनलॉक शुरू हो गया है। आज से राजधानी चेन्नई समेत राज्य के 27 जिलों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा खुले हुए हैं और इन सभी सुविधाओं को 50% क्षमता के हिसाब से खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकारी पार्कों को सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। आज से ऑटो रिक्शा भी चल सकेंगे। राज्य के पश्चिमी हिस्से में 7 और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़कर शेष 27 जिलों में नई छूट लागू होंगी। इनमें चेन्नई व इसके आसपास के जिले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बयान में कहा कि चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने गर्म चाय घर ले जाने के लिए लोगों से प्लास्टिक की थैलियों के बजाय बर्तनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर मोहल्ले में कई दिनों से चर्चाओं में आ रहे नाले के निर्माण कार्य में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक मोहल्ले के 2 पक्षों के लोगों के बीच में फंसते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि रामपुरी मोहल्ले में पानी की निकासी के लिए जल निगम द्वारा नालों की खुदाई की जा रही थी, जिसको लेकर उत्तरी रामपुरी और दक्षिणी रामपुरी में रहने वाले मोहल्ले वासियों के बीच में नाले की खुदाई को लेकर तकरार हो गई। रामपुरी मोहल्ले में एक पक्ष तो काम कराना चाहता है और एक काम होने नहीं देना चाहता। इसी कड़ी में एक पक्ष ने तो अपने दर्जनों मकानों पर निर्माण को लेकर मकान बिकाऊ की पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही मंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद कार्य पर रोक लगाई गई। जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी मकानों पर पोस्टर चस्पा कर मोहल्ला छोड़कर जाने की बात कही और लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है और कारण उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भाजपा विधायक के द्वारा उत्तरी रामपुरी नाले का निर्माण कार्य रोकना है। भैया पोस्टर तो इस वजह से लगाई हुई है कि जब हमारा पानी नहीं निकल रहा
हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। सभी मंत्रियों के पास जा लिए, सभी मान लिया विधायकों के पास जा लिए, सभी मान लिया अधिकारियों के पास जा लिए। जब हमारे कोई समाधान नहीं कर रहा तो मकान बेचने जाएंगे यहाँ से। भाजपा के राज्य मंत्री का नाम लिखा हुआ है, राज्य मंत्री। हाँ वीर, राज्य मंत्री क्या नाम है उनका? कपिल देव। अच्छा, क्या दिक्कत कर रहे हैं? मैं रुकवारे वाला काम होते हुए रुकवारे। अच्छा हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हो? हमारा पानी निकल जा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग बिकाओगे पोस्ट? हम मकान बेच के चले जाएंगे। ऐसे कितने मकान है? 500-700 मकान है। अच्छा हाँ। रामपुरी में एक उत्तरी रामपुरी है, एक दक्षिण रामपुरी है। उत्तरी रामपुरी के पानी की निकासी की बहुत समस्या है। कॉलोनी गहराई के अंदर बनी हुई है। उसकी पानी की निकासी के लिए हमारे द्वारा 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हमारे नगर विकास मंत्री तत्कालीन सुरेश खन्ना जी के साथ स्वीकृत कराया था, बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद। उस पानी की निकासी का विषय है जहां से पानी होकर निकलना प्रस्तावित है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के चलते विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट राजस्थान में लगता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। पेट्रोल और फिर डीजल आज एक बार महंगे हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और 96 रुपए हो गया। आपको ये बता दें कि डीजल की कीमत भी बढ़कर 87.28 पैसे प्रति लीटर हो गई है और पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बीच में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को जनता की सचमुच चिंता है तो राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को वाहन ईंधन पर करों में कटौती करनी चाहिए। उनका मानना है कि पेट्रोलियम ईंधन के दामों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये भी कहा कि गरीबों को राहत भी मिलेगी। तेल दी कीमत ਵਧਣਾ बहुत मुश्किल हो गई है। लोगों को गड्डियां चलानियां मुश्किल हो रही हैं। मोटरसाइकिल कितना तेल पूरा करनगे। एक तो कामकार जो बिल्कुल बंद है लोगों का। और जो बंदा 10,000 रुपये तनख्वाह या 5,000 ले करता किस तरह काम गुजारा करेगा घर का। जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही है और भी चीजें महंगी हो रही है। सारिया चीज़ें महंगी हो गई। हर एक चीज़ की महंगाई तो बहुत ज़्यादा अप हो गई है। घटे थोड़ी कर दी है, दिनों दिन उपर हो जाती है। वो कल परसों फिर तेल का रेट बढ़ गया। कितना तेल का फर्क पिया है। धनंजय सिंह। इससे बड़ा मुश्किल हो रहा है जी। हर चीज़ महंगाई हो रही है। जहाँ पे 60-70 रुपये लीटर होता था आज 100 रुपये पे पहुँचने वाला है, पहुँचेगी ऑलमोस्ट। तो इस वजह से बड़ी परेशानी है। हर चीज़ का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ये इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ रहा है जी। सब्जी लेने जाओ वहाँ पे भी रेट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, स्कूल की फीस बढ़ गई, घर के खर्चे बढ़ गए। तो फर्क तो हर चीज़ पे पड़ रहा है। इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि पीछे बैक करे रेट थोड़ा। तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया भी सुन रहे थे, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही ईंधन की कीमतों में वृद्धि होती है, अन्य जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ने लगते हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। वैट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के चलते विभिन्न राज्यों में अब इस तरह से दाम बढ़ने लगे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोरोना के मामलों ओपीडी सेवाओं के शुरू होने पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या बोलते कोविड-19 के आंकड़े में बहुत कमी आई है, मगर ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। बराबर संकेत केंद्र सरकार की तरफ से आईसीएमआर की तरफ से आ रही कि तीसरा जो चरण है, तीसरा वेव है, वो आने की संभावना है। तो हमको पूरी तरह सतर्क रहना, टीकाकरण हम पूरी तरह से बढ़ा रहे हैं और गांव तक जाके लोगों को समझाना। हमारे सारे जनप्रतिनिधि जो लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है कि 45+ का टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, गांव में लोगों को समझाएं और उनको इसको कराएं। यही एक सुरक्षा कवच है और इसके साथ में मास्क पहनना तो आवश्यक ही है अनिवार्य रूप से, तो ये कर रहे हैं। दूसरा ओपीडी हमारे सब शुरू हो गया है, उसमें मुख्यमंत्री स्तर पर टीम 9 में प्रतिदिन हमारी समीक्षा होती है कि हमारे कितने पीएचसी और सीएचसीज हैं, कितने डॉक्टर उस पर पोस्ट हो गए, उसकी पूरी सूची तैयार करके हम लोग ने इस पर प्रतिदिन हमारे कॉल सेंटर से भी अब फ़ोन हो रहा है कि डॉक्टर वहाँ बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, उनके साथ फार्मासिस्ट, दवाई, ये सारी चीज़ का डे टू डे मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। देखिए, सुर्खियों में बनने के लिए आपको विपक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में रहने के लिए आपको साफ कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, झूठ बोलने का आपको अधिकार हो जाता है। संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आए, जब से खाली एक के बाद एक झूठ बोलते रहते हैं और इसी तरह विपक्ष के लोग भी घर बैठे अपना झूठ बोल रहे हैं, कोई बाहर निकल के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जनता के बीच में जाए, लोगों को समझाएं, टीकाकरण आगे बढ़वाएं, ये सब चीज़ हमको आज मिलकर करना चाहिए। कोविड एक वैश्विक महामारी है, हम सबको इसमें साथ मिलकर करना चाहिए। खाली नेता बनने के लिए और झूठ बोलने के लिए और सुर्खियों में के लिए आज यही नेतागिरी आज है। तो यही कहूँगा कि अपना ये सब काम, तो अभी एक अलग पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसमें अब जो कुछ बचे हुए हैं, अजीत सिंह के देहांत होने के बाद अब जयंत चौधरी स्वाभाविक रूप से उसके अध्यक्ष बन गए हैं। और क्योंकि ये एक पारिवारिक पार्टी है, इन सभी पारिवारिक पार्टी और एक जातिगत आधार पर अपना बेस बना के चलते हैं। ये सब लोग के लिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी कहिए, चाहे अब तो कांग्रेस में भी वही चल रहा है और यहाँ पर भी यही है लोकदल में कि पिताजी का देहांत होने के बाद फिर अब लड़के बन गए, लड़के अपना जातिगत आधार पर जाके वोटों पर ही निर्भर थे। तो अगर आज किसानों की समस्या उठा रहे हैं, ठीक है, देश में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की समस्या प्रमुखता पर लिया है, इसीलिए 3 कृषि बिल को भी पास किया। उसी के आधार पर हमारा निर्यात, आज हमारा किसानों के माध्यम से सबसे ज़्यादा निर्यात हमारा आज भारत में सबसे पहले बार ये निर्यात हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर की जमीन खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया है। इस पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कोविड के केसेस में लगातार गिरावट है और लोग रिकवर भी हो रहे हैं। रिकवरी का रेट भी हमारा बेहतर हो गया। अब 98% से ऊपर रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। 400 समथिंग केस रह गए और सक्रिय केस कुल 8000 केस रह गए और हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, रेशियो है, वो भी अपेक्षाकृत बहुत डाउन है। ये भी न होता तो अच्छा होता, लेकिन लगातार सरकार की सक्रियता की वजह से और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। जो तीसरी वेव के बारे में कहा जाता रहा है, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लगातार हमारी तैयारी चल रही है। हम प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें हमने कहा है कि 100 बेड्स, 50 आईसीयू, 50 आइसोलेशन बेड्स की तैयारी की जाए, ताकि कोई भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम हर समय तत्पर रहें। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, वो लोग। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। यूपी में 15 जून से घर घर बच्चों को मेडिकल किट पहुंचाने का अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड मैनेजमेंट के लिए गठित टीम 9 को निर्देश दिया कि इस अभियान की सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश का मौसम आ रहा है और इस मौसम में जिस तरीके से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, यह समय इन्फेक्शन का होता है, ताकि बीमारियों से लोग बचें, इसीलिए सभी को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिलों में खास सावधानियों की जरूरत है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। 15 जून से बच्चों के लिए उपयोगी दवाइयों की किट घर घर भेजे जाने का विशेष अभियान शुरू हो रहा है और इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में हैं। वो राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में शामिल हो रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की आज दूसरी बैठक हुई। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने अन्य लोगों के साथ में 13 जून को सुबह तकरीबन 9:30 बजे से 10:30 बजे तक राम मंदिर नींव का निरीक्षण किया और आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे दिन बैठक हुई।
बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। इसके अलावा L&T व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि राम मंदिर नींव की 5 लेयर तैयार हो चुकी है। मंदिर निर्माण का काम तेज गति से जारी है। राम मंदिर निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन घोटाले पर बोलते हुए कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें कि क्या करना है। जांच के बाद इस विषय पर कार्रवाई होगी। ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार न बने। जो साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। जो दोषी सर ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। क्या सर ऐसे लोग मंदिर। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र ने शनिवार को हजूराबाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्य विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय में सुबह 11 बजे अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद सोमवार यानी कि आज उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की तेलंगाना इकाई के प्रभारी तरुण चुग ने शुक्रवार को ही संकेत दे दिया था कि राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एटाला राजेंद्र जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा चेहरा एटाला राजेंद्र जी का दक्षिण में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को विस्तार देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। सीएम केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। आज अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व पत्रकार इसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2022 में गुजरात की सभी 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का वादा किया है। सीएम केजरीवाल ने गुजरात के एक नए मॉडल का भी वादा किया है और कहा है कि दिल्ली मॉडल अलग है और गुजरात का एक अलग मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि आप गुजरात के लोगों के मुद्दों पर राजनीति करेगी। आपको बता दें कि गुजरात में 2022 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 182 सदस्यों वाली विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 सालों से कब्जा है। और वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि गुजरात की खस्ता हालत बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ से है। केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है। गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया।
ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे। अब कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से कम होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे अब पटरी आने लगी है। रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को अनलॉक करने का ऐलान कर दिया था और वहीं आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंदिर मार्ग के एक स्कूल का दौरा किया। बता दें कि यहां स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेश खेलने, पढ़ने और नौकरी करने जाने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो आज यहाँ पर मंदिर मार्ग के इस स्कूल में एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोगों ने शुरू किया है। इसका मकसद है कि जो बच्चे विदेश में पढ़ना जा रहे हैं या खेलने की वजह से जा रहे हैं या कोई नौकरी करने जा रहा है, उनकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, उनके खेलने में कोई अड़चन ना आए, उनकी नौकरी में कोई अड़चन ना आए, इसलिए ये एक स्पेशल सेंटर हमने वैक्सीनेशन का शुरू किया है केवल उन लोगों के लिए जिनको पढ़ने या खेलने या नौकरी के लिए तुरंत विदेश जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जैसा भी लोगों की ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहले दिन ही यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। इन सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से पढ़ेंगे और वापस। खबर दोपहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जमीन के अंदर एक पूरी कार समा गई। इस अजीबोगरीब घटना को देखकर इस समय हर कोई हैरान है। यह घटना मुंबई के घाटकोपर इलाके की बताई जा रही है। यहां एक आवासीय परिसर में पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते सिंकहोल में डूब गई। सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कार का बोनट और सामने का पहिया पहले सिंकहोल में डूबता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद कार का पिछला हिस्सा भी उसमें समा जाता है। इस तरह पूरी कार सिंक हॉल में समा जाती है। फिलहाल इस कार को क्रेन की मदद से सिंक हॉल से बाहर निकाला गया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी मानसून बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान जमीन धंस गई, जिसके बाद यहां पर खड़ी एक कार पानी में डूब गई। हैरान कर देने वाली घटना, लगातार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनिवास हाउसिंग सोसाइटी की ये घटना है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी ने प्रेस नोट के जरिए सफाई दी है। उनका कहना है कि इस घटना का बीएमसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जमीन सोसाइटी की थी और कुएं को आरसीसी के जरिए आधा ढककर इलाके को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि आज धंस चुकी है और वहां पर पार्क की गई कार उसमें डूब गई। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाला एक शख्स कुल्फी बेचता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि गाना गाकर कुल्फी बेचकर ये शख्स जो है एल्बिनिज्म से पीड़ित है और इसलिए उसके बाल सफेद हैं। शख्स की शारीरिक बनावट ट्रंप से मिलती जुलती है।
लोगों ने इस शख्स की वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। साथ ही लोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल आइसक्रीम बेचने वाले शख्स की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के साहिवाल में ये शख्स काफी मशहूर हो चुके हैं। उधर ब्राजील के साओ पाउलो में हजारों समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकलने के दौरान मास्क नहीं पहनने पर राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर करीब भारतीय मुद्रा में 8,055 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बोल्सोनारो ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए मास्क बेकार है। उन्होंने कहा कि जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं वे विज्ञान में विश्वास नहीं करते। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का चालान काट दिया और पुलिस अधिकारियों की दलील दी गई है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड ने दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए कोविड-19 वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने के लिए रुचि पत्र मतलब ईओआई आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने कहा कि ड्रोन को न्यूनतम 100 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 35 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना महामारी की रफ्तार पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए काफी लोग इसके लिए आवेदन भेजेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि किसी भी कीमत पर कोविड-19 पर नकेल कसी जा सके, जिसके लिए बेहतरीन मौका है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपनी इस नायाब कवायद को लेकर खासा उत्साहित है। तो देश भर में कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आ रही है और इसी को देखते हुए अब राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी आज से अनलॉक शुरू हो गया है। आज से राजधानी चेन्नई समेत राज्य के 27 जिलों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा खुले हुए हैं और इन सभी सुविधाओं को 50% क्षमता के हिसाब से खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकारी पार्कों को सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। आज से ऑटो रिक्शा भी चल सकेंगे। राज्य के पश्चिमी हिस्से में 7 और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के 4 जिलों को छोड़कर शेष 27 जिलों में नई छूट लागू होंगी। इनमें चेन्नई व इसके आसपास के जिले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बयान में कहा कि चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने गर्म चाय घर ले जाने के लिए लोगों से प्लास्टिक की थैलियों के बजाय बर्तनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 3 बजे के 3 बड़ी खबर में स्वागत है आप सभी का। रुख पहली खबर की ओर करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को विस्तार देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। सीएम केजरीवाल ने आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है और अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व पत्रकार इज़दान गुडवी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं।
यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 2022 में गुजरात की सभी 182 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का दावा किया है। केजरीवाल ने गुजरात के एक नए मॉडल का वादा किया है और कहा है कि दिल्ली मॉडल अलग है और गुजरात का एक अलग मॉडल होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों के मुद्दों पर राजनीति करेगी। बता दें कि गुजरात में 2022 के आखिरी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 सालों से कब्जा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की खस्ता हालात बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ से है। केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, वो भी सुनाते हैं आपको। मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है। गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है। गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। तो गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान सीएम केजरीवाल ने कर दिया है। अहमदाबाद के आज वो दौरे पर थे। गुजरात को साधने का प्रयास अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। सभी 182 सीटों पर अब केजरीवाल ने लड़ने का ऐलान किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आप सबका एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं उपाध्याय जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अब जिस तरह से सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, एक नई पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी गुजरात में 2017 में जो भी इतिहास रहा, उसके बाद निकाय चुनावों को देखते हुए क्या बाजी मार सकती है? देखिए, डेफिनेटली एक स्कोप नजर आता है और स्कोप नजर आने की वजह से ही आप देखेंगे मुस्कान के गुजरात का दौरा केजरीवाल जी ने किया है। वहां उन्हें एक स्पेस दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के होते हुए नगर निकाय चुनाव और 2017 का चुनाव जिस तरीके से जनता ने वहां सपोर्ट किया है, तो वहां उम्मीद बनती है कि 2022 में उन्होंने ऐलान किया है कि हम सभी सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। और डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि देखिए, आज की डेट में अगर पूरे राष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखा जाए, विभिन्न राज्यों की पॉलिटिक्स में, तो जो केजरीवाल मॉडल है वो सक्सेस हो रहा है, लोगों को भा रहा है, पसंद आ रहा है। देखिए, शिक्षा है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये भी कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने कहा कि केजरीवाल मॉडल जो है वो लोगों को भा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बीजेपी जहां जहां से अब उन्होंने जिस तरह के वायदे किए हैं, जिस तरह के दावे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। किसान आंदोलन की ही बात ले लीजिए, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़े। देखिए, बीजेपी के प्रति पहले लोगों को जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है जी। और अभी जो सर्वे आ रहे हैं
उसमें कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा। ऐसी कंडीशन में उसके स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? और देखिए, जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, आपने देखा बंगाल में वो कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल को ही लेके, केजरीवाल जी का मॉडल लेके ही गए कि भी हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, जबकि ये मॉडल एक्चुअल में दिल्ली का मॉडल है। पहले इसकी आलोचना करते थे कि भी बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, क्या होगा। तो देखिए, अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। लेकिन आज देखा जा रहा है ज्यादातर सरकारों की जो इच्छा शक्ति है वो जनता को कुछ देने की नहीं है, लेने की है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करें। लेकिन जब जनता को देने का नाम आता है तो कहीं ना कहीं सरकारें हाथ खींच लेती। बिल्कुल, और तो इसी वजह से हम से देख रहे हैं उपाध्याय जी कि महंगाई कितनी ज्यादा इस समय बढ़ गई है। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जितने कम समय में दिल्ली में सत्ता हासिल की है और अपनी एक पैंठ बना ली है दिल्ली में, पिछले 3 बार से वो लगातार सीएम बनते आ रहे हैं, क्या यही स्थिति हमें गुजरात में भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मैं बिल्कुल आसान व्यक्त हूँ। जिस तरीके से अभी दिल्ली में पब्लिक ने हाथों हाथ लिया है, और देखिए है क्या, आम आदमी का जीवन बड़ा दुश्वार होता चला जा रहा है। उसके पास कोरोना काल में आप देखेंगे कि वैसे ही काम धंधे सब चौपट हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में थोड़ी सी मदद भी सरकारों की बहुत राहत का काम है, बहुत राहत गरीब आदमी को मिलती है। मान लीजिए आपने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, तो कम से कम जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी हो जाए। क्यों, आज है क्या भी, आज व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है तो बिजली का बिल कहाँ से भरे, कहाँ से अपना इलाज कराए, कहाँ से बच्चों को एजुकेशन दिलाए, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निराकरण कहीं दिखता है तो वो केजरीवाल मॉडल में ही दिख रहा है। वो जनता की जो उम्मीद है वो दिखती भी है। आप लेकिन निकाय चुनाव में और इससे पहले 2017 में तो वो सब चीजें दिख भी रही हैं। धीरे धीरे एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। पहले बीजेपी का विकल्प कांग्रेस में खोजा जाता था, आज कांग्रेस को जिस तरीके से जनता नकार रही है तो विकल्प चाहिए। विकल्प कौन देगा? कौन ऐसी पार्टी है जो विकल्प दे पाएगी? बाकी पार्टियां आप चाहे एसपी है या बीएसपी है, मतलब सिर्फ राज्यों तक सिमट कर रह गई। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे एक्सेप्टेंस आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल 2022 के चुनाव में एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी उपाध्याय जी, गुजरात में तो देखिए हमने देख लिया निकाय चुनावों में कि आम आदमी पार्टी किस तरह का प्रदर्शन उनका रहा, बेहतर प्रदर्शन था, वो काफी बेहतर था। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो वहां भी पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति दिख सकती है या फिर जो सियासी समीकरण है वो गुजरात से अलग हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर प्रदेश के अपने सियासी समीकरण होते हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की समीकरण अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं दिल्ली के ऊपर निर्भर है। आप देखेंगे पड़ोसी राज्य है, दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, और पड़ोस में जो स्कूल हैं बॉर्डर पर, वहाँ यूपी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो दिल्ली में उतनी अच्छी शिक्षा है, उतनी अच्छी शिक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं अस्पतालों की बात करूं तो जीटीबी अस्पताल बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां पर जो मरीज देखने को मिलेंगे ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर उनको उत्तर प्रदेश में ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें तो वो दिल्ली क्यों आए? उनको अपने दरवाजे पर स्वास्थ्य सुविधाएं अपने आसपास अपने प्रदेश में जब नहीं मिलती हैं तो वो दिल्ली का रुख करते हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि भी जो शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा दिल्ली में है वो उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आती है। और संजय सिंह जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कल भी उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास में जो जमीन का बैनामा हुआ है उसके बारे में खुलासा किया है। तो जनता में कहीं ना कहीं एक विश्वास धीरे धीरे जग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, और जनता देखती है कि जो मॉडल है, जिस तरीके से दिल्ली एक मॉडल तो है, बाकी किसी पार्टी के पास कोई मॉडल नहीं है तो दिखाने के लिए कि भी हम
इस तरीके से गवर्न करेंगे। हमारा मॉडल क्या होगा? मॉडल की आपने बात की है, देखिए केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल अलग था लेकिन गुजरात का मॉडल अलग है। तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और किन मुद्दों पर वो आगे बढ़ सकते हैं? पार्टी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी आपके नजरिए में? देखिए, बेसिक जो मूलभूत मुद्दे हैं या मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर जगह एक जैसी हैं। ये मैं मानता हूं कि राज्य के हिसाब से कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम मुख्य चीजें कह सकते हैं, जैसे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तो ये तो हर जगह एक ही पैरामीटर है उन सबका। और अगर दिल्ली से कंपैरिजन करें, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का मामला है, चाहे पानी का मामला है या बिजली का मामला है, तो दूसरे प्रदेशों में उस तरह का देखने को नहीं मिलता है जी। तो एक उदाहरण है कि भी दिल्ली में हम जो कर रहे हैं उसी तरीके से हम गवर्न करेंगे अगर जनता हमें चुनती है। और उसी बात को उन्होंने गुजरात की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है। उन्होंने और कहा आज है, उन्होंने उपाध्याय जी इसकी शुरुआत भी करती है, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने आज किया है। और देखिए वहां के जो सबसे बड़े पत्रकार थे जो लगातार किसानों की मदद करते थे, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों की पार्टी में आने से क्या वाकई कोई फायदा मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को? देखिए, पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, आप भी जानते हो, उसमें सोचने समझने की क्षमता, वो अच्छी तरीके से आकलन करता है कि भी कौन अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा नहीं कर सकता। और जब पत्रकार ज्वाइन कर रहे हैं वहां, अगर मान लीजिए सम्मिलित हो रहे हैं पार्टी में, तो डेफिनेटली पार्टी को मजबूती मिलेगी और जनता का विश्वास और अटूट होगा आम आदमी पार्टी में। और फिर धीरे धीरे देखिए जब जुड़ने लगते हैं लोग तो पूरा कारवां बनता है। तो आज दौरा हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जनता में एक मैसेज जाएगा, फिर पार्टी अपना काम करेगी, अपनी बात को जनता तक पहुंचाएगी। और जनता कितना विश्वास दिखाती है ये आगे आने वाले इलेक्शन में क्लियर। उपाध्याय जी, आपने भी इस बात का जिक्र किया था और एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि देखिए दिल्ली मॉडल जो था उस पर लगातार बीजेपी केजरीवाल को लगातार घेरती आई है कि आप कहां से पैसे लाएंगे, कहां से बिजली मुफ्त में देंगे, तमाम सवाल बीजेपी के थे। लेकिन उसी मॉडल पर वो गुजरात में और अन्य राज्यों में काम करने लगी है अब। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता और विपक्षी दलों का एक दूसरे पर कटाक्ष करना ही एकमात्र उनका उद्देश्य रह गया है? देखिए, बीजेपी को समझ में आया कि अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। अगर देने की नियत हो, देने की अगर नियत है तो आप दे सकते, लेकिन जब आपकी नियत नहीं है तो आप जनता को कुछ नहीं देंगे। और फिर जनता अपने आप को ठगा सा महसूस, वो कहती है कि मैंने वोट किया था और मैंने सोचा था मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। और नेताओं का जब आप देखेंगे कि एक वर्चस्व कायम हो जाता है और वो एक चकाचौंध एक अलग जिंदगी जीते हैं, तो जनता को लगता है कि भी हमने वोट किया था, हमारा तो भला हुआ नहीं, नेताओं का भला हुआ। तो आम आदमी पार्टी को अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो वो जनता को कुछ तो दे रहे हैं, जबकि बाकी प्रदेशों की सरकार है कुछ भी देने को राजी नहीं है। बिल्कुल, उसी का परिणाम है कि नहीं। उन्होंने देखिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सभी 182 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आपके नजरिए में कितनी सीटें उनके पाले में आ सकती है 182 में से, और कितनी सीटों पर अन्य समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कितनी सीटें मिलेंगी। एक प्रयास उन्होंने किया, उन्होंने एक मैसेज दिया जनता को कि भी हम 182 सीटों पर गुजरात में लड़ेंगे। अब गुजरात की जनता कितना विश्वास दिखाती है, कितना विश्वास वो दिला पाते हैं, ये अभी समय बताएगा। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का गढ़ है गुजरात उपाध्याय जी, और उसमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सेंध की है, तो क्या वाकई उनको उस तरीके की जो उपलब्धता है वो मिल पाएगी जितना वो सोच रहे हैं, या फिर अभी शुरुआत में वो शुरुआती दौर में ही रहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ पीएम का स्टेट है, और आपको याद हो मुस्कान जी, ये खूब अच्छी तरीके से याद है कि पहले इलेक्शन में गुजरात मॉडल पर ही माननीय मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था।
याद होगा गुजरात मॉडल का हर जगह जिक्र करते जी। जिस तरह गुजरात का विकास हुआ है उस तरह देश का। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात मॉडल का कोई जिक्र नहीं। क्यों? कोई तो कारण होगा। और फिर अगर गुजरात मॉडल इतना अच्छा है तो उसका जिक्र होना चाहिए। जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं जनता में असंतोष है और वो निकाय चुनाव में जनता ने प्रदर्शित किया है। तो स्टेट किसी का भी हो, पीएम का हो, सीएम का हो, जनता डिलीवरी चाहती है। जी और बिल्कुल। जब डिलीवरी नहीं होती है तो आपने देखा होगा अच्छी अच्छी मजबूत सरकारें हिल जाती। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात यही होगी उपाध्याय जी कि आम आदमी पार्टी किस तरह से गुजरात में अब एक बार फिर से अपनी सत्ता बना पाती है नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ जोड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात उत्तर प्रदेश के आगरा की करेंगे, जहां पर सोमवार सुबह एक परिवार के लिए बड़ी घटना घटित हो गई है। आगरा के धरियाई गांव में खेलते समय 4 वर्षीय एक बच्चा 150 फुट गहरे बॉलवेल में गिर गया और परिवार में इससे कोहराम मच गया है। इस हादसे की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने बताया कि बच्चे को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद 411 फील्ड पैरा ब्रिगेड की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें और एम्बुलेंस और 2 जेसीबी मौके पर मौजूद हो गई हैं। ऑक्सीजन के लिए पाइपलाइन भी उनके डाला जा रहा है बच्चे के पास और बचाव कार्य और राहत कार्य जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मात्र छोटा सा बोरवेल था जिसमें ये बच्चा गिर गया, 4 साल का मासूम जो खेलते समय वहां गिर गया था। लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है बोरवेल में गिरने की, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिसकी वजह से इस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता है और एक मासूम की जान आफत में आ जाती है। सूचना मिली थी कि एक शिवा करके नाम लड़का है, 4 साल उम्र है, उन्हीं का घर का खेत का एक ड्राई बोरवेल में गिर गया था। बोरवेल का गहराई करीब 100 फुट के ऊपर ही है और 9 इंच का चौड़ाई है। तो लड़का उसमें गिर गया है तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच गई है, साथ ही फायर और एम्बुलेंस सेवाएं पहुंच गई हैं। अभी 2 बस 5-10 मिनट में आर्मी और एनडीआरएफ का टीम्स भी पहुंच गई है। जो प्राथमिक रूप से पता चल रहा है कि लड़का जिंदा है, बहुत हेल्दी है
मूवमेंट में भी है, हाथ पैर वगैरह चला भी रहा है। जल्दी से जल्दी हम लड़का को सकुशल निकलवा के बाहर लाएंगे। लड़का को ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक से उनको बात कराएंगे, उनका परिवारजनों से, लड़के से आवाज़ सुनवाएंगे ताकि वो अलर्ट और एक्टिव रहें। इस समय 1.5 फुट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया है। 4 साल का मासूम है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या कुछ फिलहाल जानकारी है, किस तरह से बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम आई है, क्योंकि सेना पहले से ही काम कर रही थी और ऑक्सीजन देने का काम पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया था। आगरा एसएसपी मुनीराज यहाँ चूंकि पहले से मौजूद है, जब से बच्चा गिरा है तब से, तो लगातार युद्ध स्तर पर बच्चे से बराबर पिता की बात कराई जा रही है। जो 4 वर्ष का बच्चा है शिवा, उसके पिताजी से पापा से उसके लगातार बात कराई जा रही है कि बच्चे की क्या स्थिति है। इसको जो कैमरा है, कैमरे के जरिए क्या है, क्या बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे खाने पीने के लिए कुछ दिया गया है? देखिए, अभी उसको पानी दिया जा रहा है और खाने पीने के लिए भी अभी देना शुरू करेंगे। और बच्चे से बराबर कांटेक्ट है। जो रेस्क्यू टीम है जो लगी हुई है, जो बच्चे को लगातार कंप्यूटर पे पूरा देख रही है, बच्चे की एक एक एक्टिविटी को देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा बोल रहा है। जो बच्चे की आवाज में दम है उससे साफ प्रतीत हो रहा है। मैंने खुद बच्चे की आवाज सुनी। बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है बार बार और फादर से बिल्कुल लगातार कंटिन्यू बात कर रहा है। फादर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्रशासन के लोग, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके फादर को बताया कि भाई बच्चे को ऐसा करिए, उससे कहिए, ऐसा करें। फिलहाल क्या स्थिति है बच्चे की और कितने समय में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा, इसकी कोई जानकारी? क्योंकि कितनी ही टीमें तैनात कर दी गई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। जब हमारी आगरा एसएसपी मुनीराज से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि इसको मतलब एक बाउंड नहीं किया जा सकता एक टाइम को, लेकिन उनका प्रयास यही है कि जल्द से जल्द बच्चे को जीवित और सुरक्षित निकाला जाए। इसका लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की भी टीम आ गई जो इसमें एक्सपर्ट है, वो भी कोशिश कर रही है। लेकिन टाइम के लिए भी टीमें तैनात कर दी गई हैं और किस तरह से ये राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है? देखिए, कई टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। बार बार जैसा मैं बताऊं आपको, गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम आई है। जो यहाँ स्थानीय सेना है उसकी टीम पहले से लगी हुई है। मेडिकल की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग से लगी हुई है। और प्रशासनिक। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद सीधे ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर योगी सरकार के मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। मंत्रिमंडल की आज बैठक चल रही थी जो आज खत्म हो चुकी है। अब संपर्क और संवाद पर काम करेंगे मंत्री। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की है, उसके बाद संपर्क और तमाम ऐसी चीजें बताई है। ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। मिशन 2022 को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी बीच 21 जून को योग दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, जहां पर ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री। 21 जून को योग दिवस पर कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जाएगा। योगी सरकार के मंत्रियों की ये बैठक थी, मंत्रिमंडल की आज बैठक थी जो खत्म हो चुकी है। अब संपर्क और संवाद पर काम करेंगे।
लगातार एक दूसरे से संपर्क साधेंगे और संवाद करके जो भी स्थिति बनेगी उस पर कार्य किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, तमाम बड़े निर्देश उनको दिए गए हैं और कई अहम जानकारी मंत्रियों को यहां पर दी गई है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें फैसला आया कि 21 जून को योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री। योगी सरकार के मंत्रियों की ये बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक जो खत्म हो चुकी है, दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी जो अब खत्म हो चुकी है और संपर्क और संवाद पर अब मंत्री कार्य करेंगे। पूरे काम संपर्क और संवाद के मूल मंत्र पर होंगे। इसी तरह के कई बड़े अहम निर्देश दिए गए हैं मंत्रियों को। ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे प्रभारी मंत्री और 21 जून को विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि ट्रस्ट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और ये खरीदारी महज 10 मिनट में हुई है। ट्रस्ट ने महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। वहीं जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से अब सफाई भी पेश की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर को सुरक्षा के लिए कुछ घंटे छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदने जरूरी थे, जिनसे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी जाएगी। इस काम के लिए भूमि की खरीदारी भी की जाएगी। चंपत राय ने अपने पत्र में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रों ने अभी तक जितनी जमीनें खरीदी हैं वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक बैर से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप कुछ इस तरह है कि भ्रष्टाचार में उनको संलिप्त पाया गया है और उन पर कहना है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है और ये खरीदारी महज 10 मिनट में की गई है। अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जमीन 2 करोड़ की थी, अगले ही 10 मिनट में वो जमीन 18 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। इस तरह के आरोप ट्रस्ट पर लगाए जा रहे हैं और ट्रस्ट ने महज चंद मिनटों में ही इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया, ये भी कहा जा रहा है। वहीं जमीन खरीद को लेकर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को ट्रस्ट की ओर से अब सफाई भी पेश की गई है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय ने आधिकारिक पत्र जारी किया है और इन तमाम आरोपों का खंडन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई भी मसला नहीं है। तमाम जो भी छोटे बड़े मंदिर और गृहस्थों के मकान खरीदे थे वो खरीदने जरूरी थे, उनको खरीदा आगे भी जाएगा और उनके पुनर्वास के लिए उन्हें जमीन भी दी जाएगी। फिलहाल के लिए 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। एएनबी न्यूज के साथ आप जुड़े रहिए और तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहिए। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं?